सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। तो हम लोग एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ क्राइम वन, जहां पर को हम लोग इंडियन पीनल कोड 1860 की बात कर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने 4 वीडियोस कवर बना लिए हैं, जहां हम लोगों ने सबसे पहले बात करी थी एक्सटेंट सिलेबस की। हमने पहले सिलेबस डिस्कस करा था कि आईपीसी में हम क्या क्या कवर करेंगे। फिर हमने बात करी थी एक्सटेंट एंड ऑपरेशन ऑफ आईपीसी की, कि आईपीसी का एक्सटेंट और ऑपरेशन कहाँ तक है। फिर हमने बात करी थी क्राइम की डेफिनेशन की, क्राइम होता क्या है, क्राइम के जो आपके स्टेप्स हैं वो क्या क्या हैं, कैसे क्राइम होता है। उसके अलावा हमने बात करी क्राइम के इसेंशियल एलिमेंट की, जो कि थे एक्टस रियस और मेंस रिया। तो अभी तक हम लोगों ने इन 4 चीज़ों को समझा है। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा तो मैं आपसे कहूँगा कि आप जाकर के वीडियो देख लो एक बार। इस प्लेलिस्ट में मैं ऐड करके चल रहा हूँ सब वीडियोस को, तो आपको देख करके आपकी आईपीसी की अंडरस्टैंडिंग बेटर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जनरल एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, जनरल एक्सप्लेनेशंस हमारा आता है चैप्टर 2 पर। हमने चैप्टर 1 पर आईपीसी का एक्सटेंट ऑपरेशन देखा था। अब हम चैप्टर 2 पर देखने वाले हैं जनरल एक्सप्लेनेशन को। अभी जनरल एक्सप्लेनेशन जो है ये है क्या, पहले इसको समझते हैं। तो आपका जो ये वर्ड है जनरल एक्सप्लेनेशन, 2 वर्ड से मिलकर बनना है, जनरल और एक्सप्लेनेशन से। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। देखो, जब भी आप कोई एक्ट पढ़ते हो उस एक्ट में बहुत सारी चीज़ों का मतलब दिया होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ मैन, तो आपको पता है मैन का मतलब होगा एक ह्यूमन, आदमी की बात हो रही है। वैसे अगर वर्ड दिया हो वुमेन, तो आप बोलोगे किसी महिला की बात हो रही है। ठीक है, तो आप या मैन वेमेन को देखते हुए चलोगे। अब अगर ऐसे एक वर्ड आपको पता है जनरली मैन क्या होता है, जनरली वेमेन क्या होता है, बट एक वर्ड निकल करके आता है, जैसे आता है सिक्योरिटी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके नीचे जो आपका ये कमेंट बॉक्स होता है वहाँ कमेंट करो इसका मतलब क्या है, इस वर्ड सिक्योरिटी का मतलब आप क्या समझते हो। ठीक है, मैं आपसे बोलूँगा वीडियो पॉज कर लो थोड़ा सा। मैं उसको खींच इसलिए रहा हूँ क्योंकि अगर आप पॉज नहीं कर रहे हो तो पॉज करो और जा कर के बिना किसी और के कमेंट देखे हुए इस वर्ड का मतलब पहले अपने मन से आपको जो लगता है उसको टाइप डाउन करो, क्योंकि फिर जब मैं कंटिन्यू करूँगा आपको समझ में आएगा कि मैंने आपसे ये करने के लिए क्यों कहा था। ठीक है, तो आई होप आपने वीडियो पॉज कर दी होगी और आपने कमेंट करके अपना मतलब दे दिया होगा। तो अब देखो, जो ये वर्ड सिक्योरिटी है इसका पहला मतलब हो सकता है प्रोटेक्शन। कुछ लोगों ने इसका मतलब प्रोटेक्शन दिया होगा, कुछ लोगों ने इसका मतलब दिया होगा शेयर्स से, राइट। तो 2 बेसिक मतलब अलग अलग मतलब निकल कर के आ रहे हैं। अब जाकर के अगर आप कमेंट पढ़ोगे तो आपको हो सकता है कुछ 3rd, 4th, 5th डेफिनेशन भी इस वर्ड की मिल गई हो। अब अगर आप बात करते प्रोटेक्शन की, तो किसकी प्रोटेक्शन, इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन या नेशन की प्रोटेक्शन या किसी कंपनी की प्रोटेक्शन, किसकी प्रोटेक्शन। तो जब आप एक वर्ड का मतलब आपको समझना है, आप किस तरीके से उस मतलब को समझोगे, तो इस चीज़ को आपको देखना इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा ये टॉपिक है जनरल एक्सप्लेनेशन, ये ही एक्सप्लेन करता है। 2 वर्ड से मिलकर बना है, जनरल और एक्सप्लेनेशन। तो आईपीसी ड्राफ्टर्स ने कहा है कि जब भी आप किसी वर्ड को एक्सप्लेन करना चाहते हो, जो जनरल वर्ड्स हैं उनको आप हमने एक्सप्लेन करके आपको दे दे रहे हैं। जब भी आप आईपीसी को पढ़ोगे आप उन डेफिनेशन को यहाँ आकर के देख सकते हो कि उस चीज़ का मतलब क्या है। जनरल एक्सप्लेनेशन पर क्या बेसिकली एक्सप्लेन करने की बात करी गई है, तो आईपीसी ड्राफ्टर्स ने वहाँ लिख करके दे रखा है। आईपीसी ड्राफ्टर्स बोल रहे हैं लॉर्ड मैकेले वगैरह कि अगर हमने कहीं बोला है मैन, मैन में अगर हम बोल रहे हैं कि मैन का मतलब वेमेन भी होगा, तो आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ, जब आप मैन को पढ़ोगे कहीं भी इसका मतलब ये भी होगा। अब आप मैन से बायोलॉजिकल मैन नहीं लेकर चलोगे, क्योंकि यहाँ जो जनरल कोड है उसको एक्सप्लेन कर दिया है हम लोगों ने। आईपीसी को जनरली जो हम वर्ड यूज़ करने वाले हैं हम यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं उस वर्ड का मतलब क्या होगा। तो मैक्सिमम वर्ड्स ऐसे हैं जिनका जो वर्ड है और जो एक्चुअल मीनिंग आप समझते हो वो सेम है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप नहीं जानते होगे। सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी का वर्ड है, आपको पता है वर्ड प्रोटेक्शन मतलब भी होता है, आपको पता है वर्ड शेयर भी होता है। अगर आप देखोगे शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज, अगर आप इस कंटेक्स्ट में लेकर चलोगे तो सिक्योरिटी का मतलब शेयर्स होता है ना। सिक्योरिटी का मतलब कुछ और भी होता है, प्रोटेक्शन भी होता है। तो अब आप जब ये प्रोटेक्शन और शेयर्स की बीच में कन्फ्यूजन लेकर के आ रहे हो, तो अब कैसे आप इसको समझोगे।
जैसे मैं एक वर्ड बोलूँ मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल में क्या आएगा, दो वर्ड है मोटर और व्हीकल। मोटर आप जानते हो जो मैकेनिकली चलता है, व्हीकल आपका जो डिवाइस है, क्या स्कूटर मोटर व्हीकल है, क्या कार मोटर व्हीकल है, क्या बाइक मोटर व्हीकल है, क्या एयरप्लेन मोटर व्हीकल है, क्या शिप मोटर व्हीकल है, कौन सी चीज़ मोटर व्हीकल में आएगी कौन सी नहीं आएगी, ये सबका सब जो डिस्कशन आपका होगा वो तब होगा जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे, आप डिफाइन करोगे कि मोटर व्हीकल का मतलब क्या होगा। आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे देखा है, सेक्शन 2 आपने पढ़ा है ना, कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, प्रपोजल क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है। तो कभी भी आप जब एक स्टैट्यूट पढ़ते हो, बेसिकली बहुत सारे स्टैट्यूट के सेक्शन 2 पर डेफिनेशंस दी होती हैं, तो जो डेफिनेशंस वहाँ दी होती हैं पूरे एक्ट के अंदर जहाँ जहाँ वो वर्ड यूज़ होता है उसका मतलब वो डेफिनेशन वाला होता है। तो आईपीसी के अंदर ऐसी डेफिनेशन इन लोगों ने दे दी है जनरल एक्सप्लेनेशन पर। तो जनरल एक्सप्लेनेशन बात करता है ऐसी डेफिनेशंस की कि आपको इस एक्ट को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है। तो ये शुरू होता है सेक्शन 6 से, सेक्शन 5 तक हमने चैप्टर 1 पढ़ा था, चैप्टर 2 है। सेक्शन 6 से लेकर के हम जाएंगे सेक्शन 52A तक, ठीक है। तो हम इनको यहाँ कवर करेंगे आज, और कवर करने का ईजिएस्ट तरीका ये है कि मैं बेरेक से देख करके पढ़ाऊँ और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसमें मैं आपको मार्क करवाऊँ, क्योंकि द प्रॉब्लम है कि अगर मैं एक करके चलना शुरू करूँगा और सबको डिटेल पर समझना शुरू करेंगे तो उसका यूज़ कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ों की डेफिनेशन बहुत कॉमन है, बहुत बेसिक है, आप समझते हो, मैं समझता हूँ, सब समझते हैं, ठीक है। तो आकर के हम देखते हैं कि आईपीसी में क्या हमें एक्सप्लेन करना है। तो हम शुरू करेंगे जनरल एक्सप्लेनेशन को। आपने पिछली वीडियो में अगर देखा होगा तो हम लोगों ने एक्सटेंट एंड ऑपरेशन इंट्रोडक्शन टू आईपीसी अच्छे से समझा है, चैप्टर 1 हम खत्म कर चुके हैं। तो चैप्टर 2 जो है वो शुरू होता है आपका यहाँ पर, को सेक्शन ये पोर्शन है चैप्टर 2, सेक्शन 6 से लेकर के शुरू होता है 52A तक, 52A ये आपका चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में अगर आप वर्ड देखोगे क्या यहाँ देखा रखा है, स्पेशल लॉ, लोकल लॉ, इलीगल, लीगली बाउंड टू डू, इंजरी, लाइफ, डेथ, एनिमल, वेसल, ईयर, मन, ठीक है। इनके मतलब यहाँ दे रखे हैं। इन वर्ड्स के मतलब क्या है, देखो आपको इनमें से बहुत वर्ड के मतलब पता होगा, विल, सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वैल्यूबल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी वैल्यूबल सिक्योरिटी, एक्ट, कमीशन, ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। जेंडर, मैन, विमेन, पर्सन, पब्लिक, कुछ वर्ड ओमिट कर दिए हैं, ठीक है। तो आपको इसको समझने के लिए इस वर्ड को समझने की आपको नीड है, ठीक है। और हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम लोग इसको थोड़ा डिटेल पर समझेंगे कि सेक्शन जो आपका चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशंस का वो क्या कहना चाह रहा है और क्या बात कर रहा है, और इनको हम एक एक करके समझेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस आपको ऑटोमेटिकली समझ में फिर आना शुरू हो जाएगी। हम लोगों ने जैसे अगर आपको याद होगा जब हमने ये चैप्टर 1 कवर करा था, यहाँ पर कुछ सेक्शन 5 जो था वो बोलता है कि आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा जब लोकल लॉ या कोई स्पेसिफिक लॉ। तो लोकल लॉ स्पेसिफिक लॉ क्या है, अगर आप बोलो कि कोई लोकेलिटी का लॉ है, कोई बहुत अनोखा लॉ बन गया, ऐसा तो कुछ आपको पता नहीं है ना, मतलब आप बेसिकली क्या बताओगे उसको, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसको समझा सकते हो, बट उसका जो एक्चुअल मतलब है वो यहाँ दे रखा है सेक्शन 41 और सेक्शन 42 पर। तो आपको जो एक्ट पढ़ना है वो इनको समझ करके, इनको देख करके पढ़ना है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। तो अब चल करके हम समझते हैं चैप्टर 2 ऑफ आईपीसी विच इज़ जनरल एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ, पहला जो हमारा सेक्शन है वो है 6, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि ये आपके आगे काम आएगा। अब सेक्शन 6 क्या बोलता है, सेक्शन 6 बोलता है डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। आप जब डेफिनेशन को समझोगे इस कोड में क्या डिफाइन कर रखा है, उसको एक्सेप्शंस को देख करके समझना पड़ेगा। आप एक्सेप्शंस को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो। अब एक्सेप्शंस कौन से एक्सेप्शंस, क्या वर्ड के एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, कोई अनोखे वर्ड की बात चल रही है, या कोई स्पेसिफिक एक्सेप्शन की बात चल रही है। तो अब यहाँ समझ में आपको आ गया, जब से पढ़ोगे आप, थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, थ्रू आउट दिस कोड पूरे कोड के साथ ऑफेंस की हर एक डेफिनेशन, एवरी पीनल प्रोविजन and every illustration of every such definition of penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled general exceptions।
दो दोज एक्सेप्शंस आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन सच डेफिनेशन, पीनल प्रोविजंस और इलस्ट्रेशंस। तो अभी क्या बोल रहा है इसको आगे समझते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो उसको मैं यहाँ थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूँगा। सेक्शन 6 जो है वो आपसे बोल रहा है कि जब भी आप इस एक्ट को पढ़ो, आप इस एक्ट को पूरा पढ़ो, आप सेक्शंस पढ़ो, जो पढ़ो, जब भी आपकी डेफिनेशन को, प्रोविजन को, कोई एग्जाम्पल को पढ़ रहे हो, तो आपको ध्यान पर हमेशा रखना है अपने जनरल एक्सेप्शंस। एक चैप्टर है जिसका नाम जनरल एक्सेप्शंस है। जब भी आप इस पूरे एक्ट को पढ़ो, इस जनरल एक्सेप्शन को ध्यान में रखते हुए पढ़ना। इस जब भी आप कोई चीज़ पढ़ोगे, आपको इससे रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। आप इस जनरल एक्सेप्शंस को बाहर निकाल करके नहीं पढ़ सकते हो। आई गेटिंग माई पॉइंट। एक चैप्टर है जिसका नाम जनरल एक्सप्लेनेशन है। आप कोई भी प्रोविजन पढ़ो, आप मर्डर को पढ़ो, आप होमिसाइड पढ़ो, आप रेप पढ़ो, ठीक है, आप कोई भी चीज़ पढ़ो, जो ये जनरल एक्सेप्शन में दे रखा है, आप पहले इसको ध्यान में रखोगे, फिर इसको समझोगे। बिना इसको समझे हुए आप यहाँ कमेंट नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली पर्पज़ ये है कि जो जब भी आप इस एक्ट को पढ़ो, तब आप समझ करके पढ़ो कि आप पढ़ना चाह क्या रहे हो, ठीक है। तो throughout this code, every definition of an offence, every penal provision, every illustration of every such definition of penal provision shall be understood। ये shall जो है ना, ये me नहीं है, shall है, कंपलसरी दे रहा है, आपके ऊपर ड्यूटी इम्पोज कर रहा है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर देखो 3 वर्ड होते हैं जो आप यूज़ करते हो, देखोगे कैन, मे और शैल। 3 वर्ड, जब भी आप कोई भी स्टैट्यूट पढ़ोगे, आपको 3 वर्ड देखने को मिलेंगे, ही कैन, ही मे, ही शैल। तो शैल और मे और कैन में डिफरेंस होता है बहुत बड़ा। अगर कहीं वर्ड मे यूज़ हो रहा है और कहीं वर्ड कैन यूज़ हो रहा है और कहीं वर्ड शैल यूज़ हो रहा है, तो पूरे जो आपका प्रोविजन है उसका मतलब बदल जाता है, ठीक है। तो जब हम इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे तब उसको हम डिटेल में समझेंगे। बट शैल का मतलब यह मैंडेटरी, या कंपलसरी आपको फोर्स कर रहा है, आपके ऊपर ड्यूटी इम्पोज कर रहा है कि जब भी आप इसके प्रोविजन को पढ़ोगे, आप शैल बी अंडरस्टूड, आप समझोगे उसको कब, जब आप जनरल एक्सेप्शन नाम के चैप्टर को पढ़ करके समझोगे। जबकि ये जो एक्सेप्शंस हैं हर डेफिनेशन में रिपीट नहीं कर रखे। तो बेसिकली अगर इसको रिपीट करते तो क्या होता, आपका आईपीसी बहुत बड़ा बन जाता। अगर इसको रिपीट करना शुरू करते, आपका आईपीसी बहुत बड़ा बन जाता, क्योंकि आपकी जो जनरल एक्सेप्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शंस हैं। सेक्शन 106 तक हम जाते हैं प्राइवेट डिफेंस की बात करते करते। तो जब आप 106 तक पहुंच रहे हो, तो हर एक सेक्शन, एक प्रोविजन के बाद उसको देना वुड नॉट हैव बीन अ प्रॉपर आइडिया। जैसे आपने मर्डर समझाया, मर्डर समझाने के बाद जो जितने आप जनरल एक्सेप्शंस हैं आप फिर लिस्ट कर रहे हो, फिर उसके आपने रेप बोला, रेप की डेफिनेशन की, फिर आप जितने भी एक्सेप्शंस हैं फिर दे रहे हो, तो उससे आपका जो एक्ट था बहुत बल्कि बन जाता। तो उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने एक चैप्टर बनाया और सेक्शन 6 डाल दिया, जो कहता है कि जब भी आप कोई प्रोविजन को पढ़ो, आप जो आपका ये सिस्टम है, जो आपका ये एक्सेप्शन है, इनको देख करके पूरे एक्ट को समझना। आई होप सेक्शन 6 इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब इसको समझने के लिए इन लोगों ने आपको 2 वो दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं कि आपका जो ये डाउट यहाँ कोई बचा हो तो क्लियर हो जाएगा। द सेक्शंस इन दिस कोड which contain definitions of offence do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offence, but the definitions are to be understood subject to general exceptions which provide that nothing shall be an offence which is done by a child under 7 years of age। अभी क्या बोल रहा है इसको समझते हैं, ठीक है। पहले आपको जो पहला इलस्ट्रेशन है वो बोलता है कि अगर आप कोई भी ऑफेंस पढ़ो, आप मर्डर पढ़ो सेक्शन 300 पे, या आप होमिसाइड पढ़ो सेक्शन 299 पर, तो यहाँ नहीं दे रखा है कहीं भी कि अगर मर्डर 7 साल से छोटा बच्चा करेगा तो मर्डर नहीं होगा, वो होमिसाइड नहीं होगा, कोई क्राइम होगा ही नहीं। ऐसा कहीं नहीं दे रखा है मर्डर की डेफिनेशन। बट जब आप मर्डर पढ़ो तो ये जो कंसेप्ट निकल करके आ रहा है कि अगर बच्चा 7 साल से छोटा है, उसको आप देखोगे जनरल एक्सप्लेनेशन पर, जनरल एक्सेप्शन पर वो डेफिनेशन दे रखी है। जनरल एक्सेप्शन एक एक्सेप्शन है, वो बोलता है कि अगर कोई बच्चा कमिट करता है जो 7 साल से छोटा है, तो वो क्राइम नहीं होगा, ठीक है। अब बच्चा 7 साल से छोटा है तो क्राइम तो कमिट होना नहीं है। अब ये मर्डर की डेफिनेशन में कहीं नहीं दे रखा है, बट ये दे रखा है जनरल एक्सेप्शंस पर। जब आप मर्डर को पढ़ोगे, आप इसको देखते हुए पढ़ोगे, आप इसको वहाँ से एक्सक्लूड नहीं करोगे। आई होप दिस इज क्लियर। अगला देखते हैं। A police officer without warrant apprehends Z who has committed murder। अब A एक पुलिस ऑफिसर है जिसने Z को अप्रीहेंड करा, अप्रीहेंड मतलब अरेस्ट कर लिया। A ने Z को अरेस्ट, एक पुलिस ऑफिसर है, इसने Z को अरेस्ट कर लिया।
क्योंकि ए ने मर्डर कमिट करा है। अब हेयर ए इज़ नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है? किसी को बिना किसी पर्पज़ के बंद कर देना। तो अब यहाँ पर को जो ए है वो इसका गिल्टी नहीं है। वाई? बिकॉज ही वॉज बाउंड बाय लॉ टू अप्रीहेंड इट। कानून ने उसको पावर दी है कि उसको अरेस्ट करे कि उसने मर्डर करा है। कानून ने उसको वो पावर दे रखी है कि जाकर के उसको ही अरेस्ट करे, वरना किसी और का मर्डर कर देगा। ठीक है, तो जब आप पढ़ोगे एंड देयरफॉर द केस वॉज विद इन द जनरल एक्सेप्शन विच प्रोवाइड्स दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट। अगर लॉ किसी से कुछ काम करने को बोलता है और वो बंदा उस लॉ के तहत वो काम करता है तो वो क्राइम नहीं होता। जैसे जज है, जज के पास पावर है किसी को डेथ पेनल्टी दे सकते हैं। जज ने डेथ पेनल्टी दे दी, ठीक है, जज ने कहा कि जाओ भैया इस बंदे ने क्राइम कर रखा है, गिव हिम कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी दे दो। जज का ऑर्डर निकल करके आया और बंदे ने पनिशमेंट दे दी। जो जब जैसे उसको फांसी की सज़ा में लटकाई गई तो एक बंदे ने आकर के केस कर दिया कि भाई जज साहब के पावर कहाँ से आई कि वो पनिशमेंट दे देंगे, और जिसने फांसी की सज़ा दी उसने कैसे दे दी। अब यहाँ क्या है, जो आपका जो भी आपका एग्जीक्यूशनर है, जो एग्जीक्यूट करने वाला है आपको, उसको लॉ ने कहा कि भाई तो एग्जीक्यूट कर, और जज को पावर लॉ ने दी है कि आप डेथ पेनल्टी देने की पावर आप रखते हो। आप डिसाइड करो कि आपको डेथ पेनल्टी देनी है या नहीं देनी है। अब अगर वो आप देखोगे तो जनरल एक्सेप्शन बोलता है कि अगर लॉ बाउंड करता है किसी को कुछ करने से तब आप उसको कंसिडर नहीं करोगे। आपको लॉ ने बाउंड कर रखा है, आपको लॉ ने प्रेशराइज करा है कि आप ऐसा करो, आप लॉ के अंदर रह करके वो काम कर रहे हो, तब आपने कोई ऑफेंस कमिट नहीं करा होगा, क्योंकि एक्सेप्शन बोलता है। जब भी आप कोई डेफिनेशन पढ़ोगे, कोई सेक्शन पढ़ोगे, तो आपको इन एक्सेप्शंस को अपने ध्यान पर रखना है। आई होप दिस इज़ क्लियर। सेक्शन 6 आपका अगर क्लियर हो गया हो, आई होप, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली समझ लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद चैप्टर आएगा पनिशमेंट का। पनिशमेंट के बाद पनिशमेंट चैप्टर निकल करके आ गया। पनिशमेंट के बाद चैप्टर निकल करके आता है ये पनिशमेंट, फिर निकल करके आता है एक्सेप्शंस का। ये आ गया, ये है जनरल एक्सेप्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर निकल करके आएगा। तो ये जो एक्सेप्शंस दे रखे हैं, इनको आप जब भी कोई सेक्शन पढ़ोगे, जब भी आप कोई क्रिमिनल प्रोविजन पढ़ोगे, इनको आप अपने ध्यान पर रखोगे। जितने भी दे रखे हैं 76 से लेकर के 106 तक, इन सबको आपको अपने ध्यान पर रखना है, इन सबको आपको रटना है, इन सबको आपको अपने ध्यान में रखते हुए चलना है। 106 ये आपका लास्ट एक्सेप्शन है। इस यहाँ तक आपको जो जो दे रखा है, इस सबको आपको अपने दिमाग पर रखना है। इसके बाद आप पढ़ोगे, जैसे अबेटमेंट ऑफ अ थिंग दे रखी है, आप जब उसको पढ़ोगे तो आपके ध्यान पर जितने एक्सेप्शन दे रखे सब होने चाहिए। अगर वो इनसे किसी चीज़ के ऊपर फॉल करेगा तो ये ऑफेंस कमिट नहीं होगा। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। ठीक है, सेक्शन 6 हम कवर कर चुके हैं। अब आते हैं सेक्शन 7 से। सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन। सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन। Every expression which is explained in any part of this code is used in any part of this code in conformity with explanation। जो मैंने आपसे समझाया था कि सिक्योरिटी का मतलब सिक्योरिटी कहाँ पर को है, कहाँ पर को मैन का मतलब मैन है, फीमेल का मतलब विमेन है, वो यहाँ हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये क्या बोल रहा है, जनरल एक्सप्लेनेशन पर। देखो दो चीज़ें, जनरल एक्सप्लेनेशन और जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सप्लेनेशन पर जो जो डेफिनेशन दे रखी है पूरे एक्ट पर आपको उस वर्ड की डेफिनेशन वही समझते हुए चलनी है। ये कहता है सेक्शन 7। आपने 2 सेक्शन पढ़ लिए हैं। सेक्शन 6 बात करते हैं जब भी आप कोई ऑफेंस पढ़ते हो, कोई क्रिमिनल प्रोविजन पढ़ते हो, कोई इंस्ट्रक्शन पढ़ते हो, आप एक्सेप्शन भी दिमाग पर रखोगे। सेक्शन 7 बोलता है कि जो जो डेफिनेशन इस सेक्शन पर दे रखी है, इस चैप्टर पर दे रखी है जनरल एक्सप्लेनेशन नाम के, पूरे एक्ट पर उसका मतलब वही होगा, उसका नया मतलब निकल करके नहीं आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो उसका वो मतलब निकल करके नहीं आएगा। Every expression which is explained in any part of this code is used in every part of this code in conformity with explanation। जो जो यहाँ एक्ट में दे रखा है वो इसी एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर लिख करके दे रखा है। अब इसके बाहर नहीं जाओगे। जेंडर, अब देखो समझने के लिए हम सेक्शन 8 पढ़ते हैं। जेंडर, सेक्शन 8 डिफाइन करता है जेंडर क्या होता है। द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, ही। लोगों ने IPC ड्राफ्ट करी, मैंने वर्ड यूज़ कर रखा है ही। अगर देखोगे कहीं पर भी वर्ड निकल करके आएगा ही, इफ़ ही कमिट्स मर्डर, इफ़ ही कमिट्स समथिंग, इफ़ ही, जो ये वर्ड ही है इसका मतलब इसमें क्या का वर्ड है। आप अगर डेफिनेशन देखोगे तो प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या निकल करके आएंगे ही के,
हिम, हिस, देयर, ही का डेरिवेटिव निकल करके आएगा ना अगर ग्रुप ज़्यादा हो गए तो, ही, हिम, हिज, है ना। तो इसका मतलब ही और जितने इसके डेरिवेटिव्स हैं, ही, हिम, हिज, आर यूज ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। तो ये दोनों कवर करता है। ही का मतलब यहाँ पर को मेल भी है और ही का मतलब फीमेल भी है। तो अगर कहीं सेक्शन में दे रखा है इफ़ ही स्टील्स, ठीक है, अगर आप कोई सेक्शन पढ़ते हो, जैसे हम जब कोई सेक्शन देखते हैं जहाँ ही वर्ड यूज़ कर रखा है, इससे आते हैं भाई नीचे, यहाँ पे नीचे आ जाता है। मैं जा कर के सर्च कर लेता हूँ ही, ठीक है, ये आ गया। डिलीवरी ऑफ कॉइन, सेक्शन 250 में आगे, डिलीवरी ऑफ कॉइन possessed with knowledge that it is altered when he became possessed of such coin, whoever having coin in his possession, in his word है, whoever having coin in his possession with respect to which the offence defined in section इतना इतना has been committed and having known at the time when he became possessed of such coin। तो यहाँ पर ही यूज़ कर रखा है। अब अगर एक लड़की जो ऑफेंस दे रखा है वो कोई फीमेल वो ऑफेंस कर दे, तो बाद में वो नहीं बोल सकती कि सेक्शन ही बोलता है इसलिए मैं एग्जेम्प्टेड हूँ, क्योंकि जनरल एक्सप्लेनेशन का सेक्शन 7 बोलता है, सेक्शन 8 बोलता है कि जो ये वर्ड ही है उसका उसमें शी भी कवर्ड है, वो ही इज इक्वल टू शी भी है, सिर्फ ही का मतलब नहीं है, उसमें शी भी कवर हो रही है। और ये पावर आप यहाँ हम क्यों आगे देख रहे हैं, क्योंकि सेक्शन 7 बोलता है जब भी आपको कोई वर्ड का मतलब देखना है आप आकर के जनरल एक्सप्लेनेशन नाम के चैप्टर को आकर के सर्च करो और देख करके उसको समझो। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब हम उसको काट करके वापस चलते हैं ऊपर। एक सेकंड, ये क्या हुआ, लैपटॉप हैंग हो गया शायद, लेट अस रिफ्रेश इट। ये क्या हो गया, IPC ये, तो हम चलते हैं वापस ऊपर, यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। हमने इसको समझ लिया, हमने इसको समझ लिया, हमने इनको समझ लिया, हमने 7 पढ़ लिया, हमने 8 पढ़ लिया। तो 8 कहता है कि कहीं भी अगर वर्ड ही, हिम, हिज और जितने भी ही के डेरिवेटिव हो सकते हैं, देम, दे, देयर, जितने भी उसके आसपास वर्ड निकल करके आएंगे, उसका मतलब क्या है, भले ही वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। या ही का मतलब शी भी है, तो शी, हर, है ना, हर्स, जितने वर्ड और उसके डेरिवेटिव निकल करके आएंगे जो ही के ऊपर बेस्ड होंगे, वो मेल और फीमेल दोनों के लिए ऊपर एप्लीकेबल होंगे। सेक्शन 8 ये बोलता है। दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट आपको ध्यान में रखना है कि कहीं भी आप ही पढ़ोगे उस ही का मतलब शी भी है। जब भी आप IPC पढ़ोगे, IPC में ही का मतलब इज ऑल्सो शी। अब हम बात करेंगे सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 बोलते हैं नंबर। जेंडर हमने देख लिया, जेंडर न्यूट्रल है, या दोनों के लिए सेम जेंडर यूज़ कर रखा है ही, बट ही का मतलब मेल फीमेल दोनों है। अब बात करेंगे नंबर। अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, यहाँ एक वर्ड डाल दिया है, unless the contrary appears from the context, words importing the singular number include the plural number and words importing the plural number include the singular number। ठीक है, इसको समझो। unless the context appears from, unless the contrary appears from the context। अब contrary का मतलब क्या होता है, आपके कॉन्टेक्स्ट पे सपोज यहाँ कहीं दे रखा है 1 2 3, एक ड्राइंग दे रखी है, यहाँ लिखा है दीज आर 3 बॉल, तो आप यहाँ देख रहे हो कि 3 बॉल दिख रही हैं, तो इस केस में 3 बॉल है। बट अगर ऐसा अपीयर नहीं होता, आप यहाँ कुछ देख नहीं पा रहे हो, आपको साफ साफ देख कर ये कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर जो 1 2 3 बॉल हैं, आपको 3 बॉल साफ दिखाई नहीं दे रही हैं एक्ट के अंदर, तो उस केस पर क्या है, उस केस पर वर्ड्स इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर एंड वर्ड्स इंपोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर नंबर। इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पर कोई 3 है, अगर ये 3 दिख नहीं रहा है, अगर कहीं लिखा है यहाँ नंबर 3 दे रखा है, अब 3 किसकी बात कर रखी है, तो यहाँ पर को जो ये वर्ड दे रखा है, सपोज 1 के रखा है या
3 दे रखा है, तो इस 3 का मतलब सिर्फ 3 नहीं है, वहाँ 3 का मतलब 30 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, नंबर के ऊपर आप नहीं जाओगे। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप नंबर को इग्नोर करोगे। अगर कॉन्टेक्स्ट बोलता है अ मैन इज सेट टू कमिट रेप, यहाँ क्या है, अगर आप 375 पढ़ोगे सेक्शन तो बोलता है अ मैन इज सेट टू कमिट रेप, तो यहाँ क्या है, एक मैन, एक आदमी की बात कर रहा है, बट हो सकता है कि 2 लोग हों जो एक साथ रेप कर दें। उस केस में क्या होगा, तो क्या आप एक का मतलब बोलोगे एक ही ने रेप कर रखा है, दूसरे को आप छोड़ दोगे, इनमें से किसी को पनिशमेंट देकर छोड़ दोगे? जी नहीं, क्योंकि कंटेक्स्ट में क्लियर नहीं हो रहा है। अगर कंटेक्स्ट क्लियर करता है, जैसे 3 बॉल एग्जांपल दिया, 3 बॉल दिख रही हैं, 3 बॉल दिख रखा है, तो आप बोलोगे 3 बॉल है, बट यहाँ अ मैन क्या रखा है, अ मतलब होता है 1 मैन इज सेट टू कमिट रेप। अब 1 मैन की यहाँ बात हो रही है, तो जो 1 मैन है, तो क्या 1 मैन का मतलब सिर्फ एक आदमी है? अगर कोई 2 लोग मिल करके किसी का रेप कर दें या मर्डर कर दें, तो आप क्या उसको एक ही जने को पनिशमेंट दोगे, दूसरे को छोड़ दोगे? इसका मतलब क्या है, अगर कोई ऐसा वर्ड यूज़ हो रखा है जो जिसको देख करके कंटेक्स्ट क्लियर नहीं हो रहा है, अनलेस द कंट्री अपीयर्स बाय द कॉन्टेक्स्ट से कॉन्ट्ररी अपीयर नहीं हो रहा है, तो 1 मैन वुड मीन मैनी मैन, ठीक है। और मैनी मैन, अगर के मैनी मैन दे रखा है, तो उसका मतलब एक आदमी भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि क्या हो रहा है। किसी सेक्शन में डिफाइन कर दिया कि अ ग्रुप ऑफ ये दे दिया एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन में ग्रुप ऑफ लोगों की बात करके समझा दिया, अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिटेड थेफ्ट, ये वो, तो उस ग्रुप में जो काम दे रखा है वो सिर्फ अगर एक आदमी करे, तो उस ग्रुप का मतलब एक आदमी माना जाएगा। आई होप दिस सेक्शन इज क्लियर एज वेल। बहुत बेसिक सेक्शन है, बहुत ईजी है। तो नंबर का मतलब है कि अगर कंटेक्स्ट पे देख करके साफ दिख रहा है कि हाँ यहाँ 3 का मतलब 3 है, 3 बॉल का मतलब 3 बॉल है, तो आप 3 बॉल को ही देखोगे, पर आप 4 बॉल नहीं समझोगे। बट अगर ऐसा नहीं दिख रहा है, तो उस केस में सिंगल नंबर का मतलब मैनी नंबर, और मैनी नंबर का मतलब सिंगल नंबर। एक सिंगल जो आपका नंबर होगा प्लूरल बन जाएगा, और जो प्लूरल नंबर होगा सिंगुलर बन जाएगा। फिर हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ मैन एंड वुमेन। द वर्ड मैन denotes a male human being of any age. The word woman denotes female human being of any age. अगर कहीं वर्ड मैन यूज़ कर रखा है, तो हम उसका मतलब होगा मेल ह्यूमन ऑफ एनी एज, भले हो बच्चा हो कुछ भी हो। बट अब बच्चा क्या होगा, 7 साल से ऊपर का बच्चा, क्योंकि जनरल एक्सेप्शन जो होता है वो 7 साल के छोटे बच्चे को मना कर रहा है। देखो पहला एग्जाम्पल हमको देखने को मिल गया, जो सेक्शन 6 जो बोलता है, वो बोलता है कि जब भी आप कोई सेक्शन को पढ़ोगे, कोई इलस्ट्रेशन को पढ़ोगे, कोई डेफिनेशन को पढ़ोगे, तो आप एक्सेप्शन को दिमाग पर रखोगे। अब मैन बोल रखा है, ये वर्ड मैन यूज़ कर दिया, तो मैन का मतलब है कोई भी ह्यूमन आदमी, कोई भी ह्यूमन मेल जो किसी भी एज का हो। अब किसी भी एज का हो का मतलब क्या है, जो 7 साल से ऊपर का हो। तो ये 7 साल तक का जो एक्सेप्शन है वो जनरल एक्सेप्शन पे दे रखा है। बट मैन का मतलब यहाँ पर को एनी ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज जो ह्यूमन मेल हो। वैसे ही फीमेल का मतलब दे रखा है, द वर्ड वुमेन डिनोट्स फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, कोई फीमेल ह्यूमन हो किसी भी एज की, वो वुमेन है। बट अगेन 7 ईयर के ऊपर उसको होना चाहिए, वरना ऑफेंस कमिट नहीं माना जाएगा, ठीक है। उस एक्सेप्शन को ध्यान में रखोगे। बट यहाँ अगर आप जनरल टर्म में बात करोगे, तो इस मैन की डेफिनेशन पर 7 साल छोटा बच्चा भी काउंट होगा। अगर कहीं मैन बोला है तो 7 ईयर से नीचे का मैन होगा तो मैन माना जाएगा। अगर बच्चा 1 साल का भी हो वो मैन है। बट अगर क्राइम करने की बात आएगी तो उसको 7 साल से ऊपर होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल एक्सेप्शन ऐसा बोलता है। तो ये मैन की बात नहीं करता। क्या है, आपने देख लिया जेंडर क्या है, नंबर क्या है, मैन वुमेन क्या है। मैन वुमेन बहुत बेसिक है। मैन मतलब ह्यूमन मेल ऑफ एनी एज, वुमेन मतलब ह्यूमन फीमेल ऑफ एनी एज। अब आते हैं अगले डेफिनेशन पे, जो है पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। अब इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है, इनकॉर्पोरेटेड मतलब होता है कि लॉ ने उसको लीगल आदमी रिकॉग्नाइज कर दिया, लॉ ने उसको लीगल पर्सन मान लिया, लॉ ने उसको पर्सनिफाई कर दिया, लॉ ने उसको ह्यूमन का एम्बिट दे दिया है कि वो ह्यूमन है, वो एक लिविंग बीइंग है। कंपनी इज़ अ लिविंग बीइंग, क्योंकि इनकॉर्पोरेट होते ही जो गवर्नमेंट है उनको वो पावर दे देती है कि आप इसको ह्यूमन मान सकते हो, आप इसको ऐसे ह्यूमन ट्रीट करोगे। वो कोर्ट में जाकर केस कर सकती है। अमेजोन वर्सेस विभोर हो सकता है, विभोर वर्सेस अमेजोन हो सकता है, क्योंकि अमेजोन एक पर्सन है। तो पर्सन का मतलब क्या है, कंपनी इंक्लूड, देखो एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एक होती है एग्जॉस्टिव, एक होती है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव डेफिनेशन इंक्लूड करती है। पर्सन में बाकी चीज़ें भी निकल करके आएंगी, पर्सन में मैन वुमेन
सब निकल करके आएगा। बट इसमें कंपनी भी आएगी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन भी आएगा, भले वो इनकॉर्पोरेट हुआ हो नहीं हुआ हो। अब जैसे मेरा स्टार्टअप है 2AM थॉट्स, ठीक है, ये लॉयरनेस जो मेरे स्टार्टअप चलते हैं, तो 2AM थॉट्स लॉयरनेस जो है ये दो के दो अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है। अगर मैं कंपनी की बात करूं, अगर मैं कुछ करूं तो उसमें ये लोग भी काउंट होंगे, उसमें आप 2AM थॉट्स लॉयरनेस को भी काउंट करोगे, क्योंकि ये मैं कहता हूँ ये कंपनी है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या पर्सनस है, पर इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। उसने कह दिया कि पर्सन का मतलब कुछ भी है, भले वो इनकॉर्पोरेटेड हुआ हो या नहीं हुआ हो, ठीक है। फिर आता है पब्लिक। अब पब्लिक का मतलब क्या है? द वर्ड पब्लिक इंक्लूड एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। अब जब वर्ड पब्लिक यूज़ करोगे तो इसमें कोई भी हो सकता है। इसमें आप बोल सकते हो इंडिया के सारे लोग, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, क्योंकि एक कम्युनिटी है। आप बोल सकते हो गोकुलधाम सोसाइटी के रहने वाले लोग पब्लिक हैं। आप बोल सकते हो जैसे IP यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे वो पब्लिक हैं। एक क्लास ऑफ पब्लिक या पूरी कम्युनिटी, कोई भी चीज़ में से निकल करके आएगी तो पब्लिक है। बहुत बेसिक डेफिनेशन है पब्लिक मतलब जनता। जनता कोई भी हो सकती है, जनता कॉलेज की हो सकती है, यूनिवर्सिटी की हो सकती है, एक डिफाइंड क्लास हो सकता है, ब्राह्मण्स जो हम लोगों के 4 वर्ग थे वो हो सकते हैं। पब्लिक पे कोई भी चीज़ कवर हो सकती है। पब्लिक का मतलब कोई भी जनता। अब जब पब्लिक पर यूज़ हो रखा है, देखो यहाँ पर को आप क्लास की बात कर रहे हो, अब यहाँ पर को एक जने की बात नहीं कर रहे हो, पब्लिक में आप बात कर रहे हो ग्रुप की। अब यहाँ पर को जो डेफिनेशन दे रखी थी नंबर की, unless the quantity appears from the context, word include the singular number include plural number। तो पब्लिक में क्या मैं काउंट करूँगा? अगर मैं बोलूँ मैं पब्लिक हूँ तो क्या मैं पब्लिक? द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक, एनी क्लास, क्लास की बात करिए, और एनी कम्युनिटी। क्या क्लास कम्युनिटी में मैं आता हूँ नहीं आता हूँ? क्या ये पब्लिक मेरे पर लागू हो सकता है? क्या कैन आई एज इंडिविजुअल बी पब्लिक? तो आप सेक्शन 9 देखकर समझ सकते हो, ठीक है। अब आएंगे हम सेक्शन 13 पर, जो डिफाइन कर रहा था क्वीन को, बट हम लोगों ने इसको ओमिट कर दिया बाय अमेंडिंग ऑर्डर ऑफ 1950। हम लोग आज़ाद हो गए थे 1947 पर, 50 में हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर दे दिया था, तो हमने इसको क्वीन को हटा दिया। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात निकल करके आ गई, क्वीन से हमारा मतलब कुछ रहा नहीं, क्वीन इज गॉन, ठीक है। 14 सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का सर्वेंट। अब ये कौन होगा? द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट्स एनी ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड, अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। अब अगर गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर किसी भी ऑफिसर को या सर्वेंट को कंटिन्यू कराती है, ऑफिसर में आपके IAS, PCS, IES, IFS सब लोग आ गए, सर्वेंट में बाकी लोग भी आ गए आपके, क्लास 1 से क्लास A से लेकर के क्लास D तक जितने भी एम्प्लॉय आपके गवर्नमेंट के होते हैं सब कवर हो गए, ठीक है। सर्वेंट का मतलब कोई भी ऑफिसर, कोई भी सर्वेंट जो कंटिन्यू कर रहे हैं। 1950 में जब हम आज़ाद हुए उससे पहले लोग काम करते थे गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, तो उनमें से कुछ लोगों को वापस जॉब में रखा गया न्यू गवर्नमेंट ने, तो वो लोग जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो लोग भी सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट है। जो नए अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो भी सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट है। जो इंडिया में एम्प्लॉयड है या गवर्नमेंट की अथॉरिटी से एम्प्लॉयड है, ठीक है। इंडिया के अंदर जो लोग भी एम्प्लॉयड हैं गवर्नमेंट की अथॉरिटी से, वो सब के सब सर्वेंट हैं। ये बहुत क्लियर है। गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा बंदा जो गवर्नमेंट की जॉब करता हो वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, भले अब वो गवर्नमेंट की जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में करता हो, वो है नहीं है, वो भी है, क्योंकि ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड, अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड, एक वर्ड एम्प्लॉयड है, ठीक है। जो वर्ड एम्प्लॉयड निकल करके आ जाए उसके हिसाब से अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट पर भी गवर्नमेंट का काम कर रहा है तो वो गवर्नमेंट का सर्वेंट है। 14 डिफाइन करता है जो बंदा गवर्नमेंट का काम करे गवर्नमेंट सर्वेंट है। फिर हम आते हैं 15 पर, ब्रिटिश इंडिया। इसको हमने 37 में रिपील कर दिया क्योंकि ब्रिटिश इंडिया से इंडिया बनने की बात होगी। फिर आती है डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको भी आपने रिपील कर दिया इससे। तो बेट ये जो वर्ड IBID, इसका मतलब है टेक रेफरेंस टू अबव दिस। आप 1937 का आपका AO है, ठीक है, उससे आप इबिट का मतलब ये है कि आप इसको इसी से इसको भी रिपील कर रखा है। आपने जिस एक्ट, जिस ऑर्डर से आपने ब्रिटिश इंडिया को रिपील करा, उसी ऑर्डर से आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी डेफिनेशन को रिपील कर दिया, ठीक है। वो चीज़ रिपील हो गई तो हमारे काम की नहीं है।
अब बात आती है गवर्नमेंट की। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था अभी तक। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों यूज़ किया था? जहाँ अंग्रेज हमको रूल करते थे वो इंडिया था। क्योंकि अब इंडिया जो अगर आप मैप बनाकर देखोगे, मैप बना दे रहा हूँ, तो जो इंडिया का मैप है इसमें कुछ कुछ पोर्शंस पे आपके प्रिंसिपल स्टेट्स के जो खुद गवर्न हो गए थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं थी, क्योंकि वो खुद की सोवरीन नेशन जम्मू एंड कश्मीर था। महाराजा जो था वो वहाँ के राजा हुआ करता था, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, ऐसे अलग एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते थे। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर नहीं है वो गवर्नमेंट इंडिया का पार्ट नहीं थे, तो इसलिए इन डेफिनेशन को रिपीट कर दिया गया। अब आते हैं डेफिनेशन गवर्नमेंट। अब जो ये वर्ड ऐड करा गया गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या है? देखो आप देखोगे 1 और 2, तो जो वर्ड 1 ऐड कर रखा है यहाँ पर उसका मतलब क्या है? फिर अमेंडिंग ऑर्डर ऑफ 15 को सेक्शन 17 को यहाँ सब्सटीट्यूट कर रखा है, वर्ड को चेंज कर रखा है। तो गवर्नमेंट का मतलब क्या है? द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। अब स्टेट्स पहले वर्ड प्रोविंस यूज होता हुआ होगा, और 2 देखोगे तो वर्ड एंड लेटर पार्ट ए ओमिटेड बाई ए। ठीक है, पार्ट ए कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ए की बात चल रही है। कोई पार्ट ए था, उस पार्ट ए को उन लोगों ने यहाँ से रिमूव कर दिया है। ऑफ अ पार्ट ए स्टेट, तो उन्होंने इसको रिमूव कर दिया। जो वर्ड होगा पार्ट ए, उसको उन्होंने रिमूव कर दिया। अब गवर्नमेंट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट दोनों कवर होती हैं इसमें। अब दोनों चीज़ें यहाँ पर आकर ही गवर्न हो गई। अब आते हैं इंडिया का मतलब। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये जो एक्ट है ये थोड़ा पुराना एक्ट लग रहा है मेरे को, पुराना नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक्ट में ऊपर देखें तो पुराना नहीं एक्ट था। एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया अगर यहाँ लिखा हो तो एक्ट पुराना नहीं है। हाँ, होल ऑफ इंडिया दे रखा है, बट यहाँ ने गलती करी थोड़ी सी, इसको यहाँ चेंज होना चाहिए। यहाँ पर को होना चाहिए इंक्लूडिंग टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये पोर्शन कट जाना चाहिए बिकॉज दिस पोर्शन इज नो मोर इनटू एग्जिस्टेंस। अगर आप 3 दे रखा है, 3 को देख लेते, 3 में क्या दे रखा है देख लेते हैं। हाँ, तो पुराना ऑर्डर की बात करी है यहाँ पर को, बट अगर आप देखो जब से आपका आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है उसके बाद से इंडिया के अंदर जम्मू कश्मीर को भी कम्प्लीटली मर्ज कर दिया गया है। तो इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अभी तक वहाँ पर को जम्मू कश्मीर पर चलता था RPC, रणबीर पिनल को, तो IPC से उसका लेना देना कुछ था नहीं, वहाँ का खुद का पिनल लॉ था। तो उसके निकलने जाने के बाद अब इंडिया का मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया से है। तो इस पोर्शन को आप हटा दो क्योंकि ये काम का नहीं है। अगर आपकी एक्ट में मिसप्रिंट होना नहीं चाहिए, वैसे वो तो जम्मू एंड कश्मीर भी इंडिया की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा। ठीक है, फिर आते हैं जज। अब जज का मतलब क्या है? हम बोला जज साहब ने ऐसा कर दिया, जज साहब ने वैसा कर दिया, जज साहब ये, जज साहब वो। जज साहब का मतलब क्या? जज कौन है? द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज जज बट ऑल्सो एवरी पर्सन। जज का मतलब क्या है? जज सिर्फ उन लोगों को नहीं समझा जाएगा जिनको डेजिग्नेट जज करा गया है, बट उन लोगों को भी करा जाएगा जिसको लॉ एम्पावर करता है इन एनी लीगल प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल, अ डेफिनेटिव जजमेंट और अ जजमेंट विच इफ नॉट अपील अगेंस्ट विल बी डेफिनेटिव, और अ जजमेंट विच इफ कन्फर्म्ड बाय सम अदर अथॉरिटी विल बी डेफिनेटिव, और हु इज़ वन ऑफ द बॉडी और पर्सन्स विच बॉडी और पर्सन इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच अ जजमेंट। ठीक है, फिर इस पढ़ते हैं एक बार, थोड़ा कॉम्प्लिकेट डेफिनेशन आपको लगेगी। जज, द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज़ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज बट ऑल्सो एवरी पर्सन। हम सिर्फ उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो जज डेजिग्नेट हुए हों। लाइट चलेगी, सॉरी अबाउट दैट। तो हम लोग सिर्फ जज की डेफिनेशन पर उन लोगों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं जो ऑफिशियली जज डेजिग्नेट हुए हैं, बट उनको भी हम लोग काउंट कर रहे हैं जो लॉ के अंदर जिनके पास पावर है कि वो किसी लीगल प्रोसीडिंग, मतलब सिविल हो या क्रिमिनल हो, एक डेफिनेटिव जजमेंट दे सकें या एक जजमेंट दे सकें जिसके अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती। मतलब जिसकी अगर अपील नहीं होती है या जिसकी अपील नहीं होती है वो डेफिनेटिव बन जाए, वो जजमेंट आ जाए। अगर कोई और अथॉरिटी को कंफर्म कर दे तो डेफिनेटिव होगा। तो या बॉडी ऑफ पर्सन्स हो या ऐसी बॉडी हो जो ये काम कर सकती हो। जैसे आप देखो ट्राइब्यूनल्स होते हैं, तो ट्राइब्यूनल्स का मतलब जज। ट्राइब्यूनल में चेयरपर्सन है, उन्होंने कोई ऑर्डर पास कर दिया
और वो ऑर्डर चैलेंज नहीं होता है, उसकी अपील नहीं होती है, तो डेफिनेटिव एक ऑर्डर बन जाता है, तो वो जज है। जज का मतलब सिर्फ आपके हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं, आपके लोअर कोर्ट के जज नहीं जिनको आप डेजिग्नेट कर रहे हो, बट उन लोगों से मतलब यहाँ पर को है जिनके पास ऐसी पावर है लॉ के अंदर, जैसे आर्बिट्रेटर है। एक आर्बिट्रेटर के पास पावर होती है कि अवार्ड दे सके। अगर आर्बिट्रेटर ने कोई अवार्ड दिया और उसको कोई पार्टी चैलेंज नहीं करती है तो वो खत्म हो जाता है। तो इस केस में जो आर्बिट्रेटर है वो जज है, तो जज में आर्बिट्रेटर भी इंक्लूड हो जाएगा। ये भी एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ठीक है। आर्बिट्रेटर है, मीडिएटर है, कोई भी चीज़ है, कंपनी है, सपोज कंपनी को गवर्नमेंट ने पावर दे दी कि आप कुछ चीज़ों के ऊपर ऑर्डर दे सकते हो, आप कुछ चीज़ों के ऊपर देख करके अपना काम कर सकते हो। तो उन केसेस पर जो ये जज है वो आप वहाँ इसलिए आकर काउंट कर सकते हो, ठीक है। फिर हम आते हैं नीचे को, अ कलेक्टर एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन इन सूट अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859 इज अ जज। 1859 का कोई एक्ट है जिसका सेक्शन 10 है, मतलब हाँ 1859 का 10th एक्ट जो है उसके अंदर कलेक्टर के पास कुछ पावर दे रखी हैं, तो वो जज है, कलेक्टर जज है। अ मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन विच ही हैज पावर टू सेंटेंस टू फाइनल इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट अपीयर इज अ जज। अपील होना चाहिए, तो वो जज, वो भी जज है। अ मेंबर ऑफ पंचायत विच हैज पावर अंडर रेगुलेशन इतना मद्रास कोर्ट टू ट्राई एंड डिटरमिन सूट्स इज अ जज। अब पंचायत का मेंबर के पास भी कुछ पावर दे रखी हैं जो सूट डिटरमिन कर सकता है छोटे मोटे केसेस को, तो वो भी जज है। अ मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन विच ही हैज पावर ओनली टू कमिट फॉर अ ट्रायल टू अनदर कोर्ट इज नॉट अ जज। अब अगर मैजिस्ट्रेट के पास सिर्फ पावर है कि वो किसी और कोर्ट को उस मैटर को भेज सकता है, तो जज नहीं होगा। जज का मतलब वो है कोई भी ऐसा इंसान जो किसी लीगल प्रोसीडिंग में, मेरे सिविल हो क्रिमिनल हो, एक जजमेंट दे सके। जो बंदे के पास जजमेंट देने की पावर निकल करके आ जाएगी वो जज होगा, इन सिंपल टर्म्स, ठीक है। तो जज का मतलब कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास जजमेंट देने की पावर हो, और जजमेंट ऐसा होना चाहिए कि अगर उसकी अपील करी जाए या अपील नहीं करी जाए तो डेफिनेटली जजमेंट हो, उसकी बात मानना कंपलसरी हो। जैसे अप्लीकेट पीरियड होता है 90 डेज़ का, 180 डेज़ का जो पीरियड दे रखा है, डिटरमिन कर रखा है, अगर उसमें अपील नहीं होती, सिविल हो क्रिमिनल हो फर्क नहीं पड़ता, अगर अपील नहीं होती वो जजमेंट बन जाएगा, तो वो जज है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। फिर हम आते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस पर। अब कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन। द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस denotes a judge who is empowered by law to act judicially alone, or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially. A panchayat acting in the इतना having power to enforce court of justice. तो कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब क्या है? अगर एक जज या बहुत सारे जज बैठ करके कोई एक्ट में जुडिकली काम कर रहे हैं, कोई एक सिंगल जज है या बहुत सारे जज हैं बैठ करके वो एक एज अ बॉडी एक्ट कर रहे हैं, जुडिशरी एक्ट कर रहे हैं, जुडिशरी एक्ट कर रहे हैं, तो उसको आप बोलोगे कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब जज अपने प्राइवेट कैपेसिटी पे कुछ काम करे, जज नहीं है, बट अगर कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है, सपोज एक हाई कोर्ट का जज है या हाई कोर्ट के जज हैं, वो अपने पर्सनल कैपेसिटी पर कोई काम करते हैं, कोई चीज़ बात करते हैं, कोई चीज़ें पास करते हैं, तो वो कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है। कोर्ट ऑफ जस्टिस वो है जब कोई बॉडी है, ये सिंगल जजेस से पावर है कि वो सूट को डिटरमिन कर सके, तो वो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर एज वेल। बंद करके आ जाओ पर को। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पे, तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जज, कोर्ट ऑफ जस्टिस, पब्लिक सर्वेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या है? द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट्स अ पर्सन फॉलोइंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन हियरन आफ्टर फॉलोइंग हिंदी। तो कोई भी इंसान जो इन डिस्क्रिप्शन में फॉलो करेगा पब्लिक सर्वेंट होगा। तो जो पहला है उसको आपने ओमिट कर दिया बाय अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1950, पब्लिक सर्वेंट से उनको आपने रिमूव कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट अब उसमें नहीं है, तो सेकंड में कौन है? एवरी कमीशन ऑफिसर इन मिलिट्री, नेवी और एयर फोर्सेज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर को डोमिनियन ऑफ इंडिया वर्ड था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद इंडिया को डोमिनियन बनाया गया था, बट उसको 50 में ओमिट कर दिया था क्योंकि हमने उस एक्ट को रिपील कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने। तो अब कोई भी कमीशन ऑफिसर का मतलब आपको पता होता है, जिनके पास कमीशन होती है, जैसे मिलिट्री की आपके NDA क्वालिफाइड, CDS क्वालिफाइड जो ऑफिसर्स हैं उन सब की बात करें, या कोई भी कमीशन ऑफिसर की, मिलिट्री का हो, नेवल का हो, एयरफोर्स का हो, जो इंडिया की सर्विस में हो, वो पब्लिक सर्वेंट है। तो कोई भी आर्मी के जो ऑफिसर्स निकल करके आएंगे
वो पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है। थर्ड, एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन, अब जज का मतलब ऊपर आप देख के समझ सकते हो। एवरी जज इंक्लूडिंग, एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ और एज ए मेंबर ऑफ एनी बॉडी ऑफ पर्सन एनी एडजुडिकेटरी फंक्शन। तो कोई भी ऐसा मेंबर जिसको पास एडजुकेटरी पावर दे दी गई वो भी पब्लिक सर्वेंट है। जज तो है ही है, बट जज के अलावा किसी और इंसान के पास भी पावर है जिससे वो ये इन फंक्शन को एडजुडिकेट कर सके, वो भी पब्लिक सर्वेंट के अंदर काउंट होगा, ठीक है। अब जैसे आर्बिट्रेटर, मीडिएटर, कंसीलिएशन जब होता है तो जितने लोग निकल करके आएंगे, या एडजुडिकेशन का काम और किसका हो सकता है, लेट अस से कोई आईएएस ऑफिसर के पास कोई चार्ज दे रखा है कि भाई तू बैठ करके ये देख, तो जज बन जाएगा क्योंकि ऊपर जज की डेफिनेशन में दे रखा है। बट कोई ऐसा सिंपल आदमी है जिसको डेलीगेट कर दी पावर कि भाई तू इस चीज़ को देख ले, इसमें तू इसको एडजुडिकेट कर दे, तो वो जज बन जाएगा, ठीक है। तो वो पब्लिक सर्वेंट बन जाएगा बेसिकली। फोर्थ, एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस में निकल कर क्या आ जाएगा, जो कोर्ट ऑफ जस्टिस में ऑफिसर्स होंगे वो सब के सब आगे पब्लिक सर्वेंट है, इंक्लूडिंग लिक्विडेटर, रिसीवर, कमिश्नर, whose duty it is as such officer to investigate or report on any matter of law or fact or to make, authenticate or keep any document or to take charge or dispose of any property or to execute any judicial process or to administer any oath or to interpret or to perceive order in the court, and every person specifically authorized by a court of justice to perform any such duties। तो कोई भी बंदा जो कोर्ट के अंदर काम करता है, जो कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर कोई काम कर रहा है, इन दैट केस ही इज़ ऑल्सो अ पब्लिक सर्वेंट। भले लिक्विडेटर हो, कमिश्नर हो, इंडिकेटर हो, रिसीवर हो, या इसके पास चार्ज प्रॉपर्टी डिस्पोज करने का, ओथ करवाने का, ओथ कमिश्नर्स, कोई भी चीज़ें जो लोग कोर्ट और जस्टिस के अंदर काम कर रहे हैं वो सब पब्लिक सर्वेंट है। फिफ्थ, एवरी जूरी मैन। अब जूरी का सिस्टम खत्म हो गया है तो उसका नीड नहीं है। एवरी जूरी मैन असेसर, जो असेस करते हैं, मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, और पब्लिक सर्वेंट जो पब्लिक सर्वेंट की हेल्प करें वो भी पब्लिक सर्वेंट है। सपोज एक आईएएस ऑफिसर ने ही काम करते करते, या सपोज एक मिलिट्री के ऑफिसर ने, मिलिट्री का ऑफिसर है, उसके अंडर कमांड के अंदर कुछ ऑफिसर्स हैं, कुछ लोग हैं, जो ये लोग भी पब्लिक सर्वेंट के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है। जितने भी आपके सिपाही होते हैं, जितने भी आपके आर्मी मैन हैं, वो सब पब्लिक सर्वेंट हैं। वाई? बिकॉज जिसका फिफ्थ है वो बोलता है कि कहाँ चला गया, एवरी जूरीमैन, मेंबर ऑफ पंचायत, कोर्ट ऑफ जस्टिस, पब्लिक सर्वेंट। हाँ, ये पब्लिक सर्वेंट को जो हेल्प कर रहा है वो आपका, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट को हेल्प करने वाला भी पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। सिक्स्थ, एवरी आर्बिट्रेटर or every other person to whom any cause or matter has been referred for decision or report by any court of justice or by any other competent public authority। अब आर्बिट्रेटर का लक्ष्य दे दिया, एक से अथॉरिटी की बात कर दी, तो वो लोग भी पब्लिक सर्वेंट के अंदर काउंट होंगे। सेवन, एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ वर्च्यू ऑफ विच इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। जिसके पास कन्फाइन करने की पावर आ जाए, पुलिस ऑफिसर्स, जिसके पास भी किसी को बंद करने की पावर आ जाए, किसी को रोकने की पावर आ जाए, किसी को कन्फाइन करने की पावर आ जाए, वो सब पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है। एट, एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर, हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, जो ऑफेंस होने से रोक ले, ऑफेंस को ना होने दे, टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस, ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दे, जिसकी ड्यूटी है, गवर्नमेंट का ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है, CBI, CID, जितनी आपकी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनके जो लोग हैं, ED के मेंबर्स, टू ब्रिंग ऑफेंडर्स टू जस्टिस, पुलिस जितने लोग हैं, वकील, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, APO, जजेस, सब कवर हो रहे हैं फिर से, और टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, डॉक्टर्स, सेफ्टी और कन्वीनियंस। तो सब लोग जितने भी लोग हैं ये सब के सब पब्लिक सर्वेंट हैं, ठीक है। फिर आता है 9, every officer whose duty it is as such officer to take, receive, keep or expend any property on behalf of the government। जो गवर्नमेंट की बिहाफ पर प्रॉपर्टी संभालता हो वो पब्लिक सर्वेंट है, जो लेता हो, रिसीव करता हो, रखता हो, एक्सपेंड करता हो, वो पब्लिक सर्वेंट है। और टू मेक सर्वे, जो सर्वे करते हैं, असेसमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं,
वो लोग भी पब्लिक सर्वेंट हैं. और टू एग्जीक्यूट एनी रेवेन्यू प्रोसेस, और टू इन्वेस्टिगेट, और टू रिपोर्ट ऑन एनी मैटर अफेक्टिंग द पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट. आपका है कैग, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, पूरा ऑफिस, ईडी का पूरा ऑफिस, जितने लोग काम करते हैं, जितने लोग उसमें काम कर रहे हैं पेक्यूनरी इंटरेस्ट गवर्नमेंट के, वो सब लोग. और टू मेक, ऑथेंटिकेट, कीप एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ एनी लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट एडवोकेट्स, जितने लोग निकल करके आ रहे हैं, लीगल ऑफिस हर जगह होता है, लीगल सेक्रेटरी, लीगल ऑफिस के ऑफिस जो आपके होते हैं, सब के सब लोग दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द पब्लिक सर्वेंट. ठीक है. Every officer whose duty it is as such officer to take, receive, keep or expend any property, to make any survey or assessment, or to levy any rate of tax. Tax authorities भी आपकी आ गए. For any secular common purpose of any village, town, district, or to make, authenticate and keep document for ascertaining the rights of the people of any village, town or district. तो वही लोग भी public servant हैं. 11th, every person who holds any office in virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll, or to conduct an election or part of election. जो लोग भी इलेक्शन का पार्ट और इलेक्शन का काम कर रहे हैं, वो लोग भी पब्लिक सर्वेंट हैं. ठीक है. जैसे BCI और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर इलेक्शन होते हैं, कॉलेज के अंदर इलेक्शन होते हैं, तो उनको भी पब्लिक सर्वेंट काउंट कर सकते हैं. दिस डेफिनेशन सेज सो. एवरी पर्सन, लास्ट, इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट सर्विस पर हो, गवर्नमेंट की पे पर हो, और रेम्यूनरेटेड बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी बाय गवर्नमेंट. कोई भी पब्लिक ड्यूटी करते हुए उसको रेम्यूनरेट करा जा रहा हो तो वो पब्लिक सर्वेंट है. बी, इन दी एवरी पर्सन इन द सर्विस ऑफ और पे ऑफ लोकल अथॉरिटी. देखो अभी तक गवर्नमेंट की बात करी, अब जो लोकल अथॉरिटी की पे में भी निकल करके आ जाएंगी, लोकल कॉर्पोरेशन की इसमें निकल के आ जाएंगी, स्टैब्लिश बाय और अंडर अ सेंट्रल, प्रोविंशियल, स्टेट एक्ट, or a government company is defined as in section now companies है will be public servant. इसका मतलब क्या है? कोई भी इंसान जिसको गवर्नमेंट पैसा पे करती है, गवर्नमेंट किसी एक्ट से कोई बॉडी बनी हो, उसके थ्रू पैसा लेता हो, तो पब्लिक सर्वेंट है. तो कोई भी बंदा पब्लिक सर्वेंट हो सकता है, भले वो लोकल अथॉरिटी में काम करता हो, कॉर्पोरेशन में काम करता हो, जैसे भेल है, BCCI है, गेल है, एयर इंडिया है. ठीक है. जितनी कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं जितनी भी, उसमें कोई बंदा काम करे वो भी पब्लिक सर्वेंट है. तो सर्विस ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? जो गवर्नमेंट से तनख्वाह लेता हो. आपका बस ड्राइवर भी पब्लिक सर्वेंट है. ठीक है. बस ड्राइवर है वो भी पब्लिक सर्वेंट है. जो इंसान पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, गवर्नमेंट से पे ले रहा है, वो सब के सब पब्लिक सर्वेंट है. तो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, इंस्टीट्यूशन दे रखा है. अब म्यूनिसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट. म्यूनिसिपल जो कमिश्नर है वो पब्लिक सर्वेंट है. अब दे रखा है कुछ एक्सप्लेनेशन. वो जनरल एक्सप्लेनेशन हैं, ये एक्सप्लेनेशन है, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है. जो एक्सप्लेनेशन ये दे रखे 1, 2, 3, ये एक्सप्लेन कर रहा है सेक्शन को जो हम अभी पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो एक्सप्लेनेशन 1 बोलता है, पर्सन्स फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबव डिस्क्रिप्शन आर पब्लिक सर्वेंट वेदर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और नॉट. गवर्नमेंट से गवर्नमेंट अपॉइंट कराओ ना कराओ, वो पब्लिक सर्वेंट है. हमने क्या बोला था? Every person who holds any office in virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll or to conduct elections. अब आपके कॉलेज के अंदर इलेक्शंस होते हैं, उसमें टीचर्स इन्वॉल्व हैं, बच्चे इन्वॉल्व हैं, कोई इन्वॉल्व है तो पब्लिक सर्वेंट बन जाएंगे, भले ही वो गवर्नमेंट से अपॉइंटेड हो ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है. कोई भी जो लोग इन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं वो पब्लिक सर्वेंट हैं. अगर इनमें से किसी भी काउंट हो जाए दे पब्लिक सर्वेंट्स. फिर wherever the word public servant occur, this shall be understood of every person who is in actual possession of the situation of public servant, whatever legal defect they may be in his right to hold that situation. ठीक है. उसको पब्लिक सर्वेंट की तरह कंसिडर करोगे. जहाँ पब्लिक सर्वेंट वर्ड निकल करके आ जाए उसको आप पब्लिक सर्वेंट की मानोगे, भले उसकी सिचुएशन कैसे भी निकल करके आ रही है. The word election denotes an election for the purpose of selecting members of any legislative, municipal, other public authority of whatever character. The method of selection to which is by entering described as an election. ठीक है. जहाँ इलेक्शन की उसको आप समझोगे वहाँ पर उसको आप देख सकते हैं. तो राजस्थान ने इसमें अमेंड कर रखा है. जो क्राइम आपका होता है, पुलिस वगैरह जो आपका है, ये स्टेट मैटर है. कंकरेंट जिसके अंदर चीज़ें फॉलो करती हैं, तो स्टेट के अंदर फॉलो करती हैं. जब कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट पढ़ोगे तो वहाँ आप देखोगे कि ये जो मैटर्स हैं कंकरेंट लिस्ट के मैटर्स हैं. CRPC से कंकरेंट लिस्ट मैटर, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट के पावर है कि वो अमेंडमेंट ला सकती है. तो राजस्थान अमेंडमेंट लेकर के आई है सेक्शन 21 पर. In its application to the state of Rajasthan, after clause 12, the following new clause shall be added.
तो 13th क्लॉज ऐड कर रखा है। एवरी पर्सन एम्प्लॉयड और एंगेज बाय एनी पब्लिक बॉडी इन द कंडक्ट एंड सुपरविजन ऑफ एनी एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड बाय अंडर लॉ। तो कोई इन्विजिलेटर आपका है तो राजस्थान के अंदर किसी एग्ज़ाम के अंदर, वो भी पब्लिक सर्वेंट है। अब पब्लिक बॉडी को डिफाइन कर रखा है। पब्लिक बॉडी का मतलब क्या है? यूनिवर्सिटी, बोर्ड ऑफ एजुकेशन और द बॉडी established under central or state act और then provision of constitution of India, गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट करी, लोकल अथॉरिटी। तो कोई भी इन्विजिलेटर भी आपका पब्लिक सर्वेंट बन सकता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी की। द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड। इसमें पॉज होने का ऑप्शन नहीं है शायद, ठीक है। तो हम बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच टू अर्थ और परमानेंटली फास्ट टू एनीथिंग इट्स अटैच टू द अर्थ। टीपीए पढ़ोगे, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव कर सकती है वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जैसे व्हीकल्स, आपके चैटल्स, आपके एनिमल्स, सब मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो ये ऑल्सो इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड। ज़मीन के अलावा जितनी भी कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी, जैसे आपके शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, वो सब मूवेबल प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के कागज़ हो गए, ठीक है। प्रॉपर्टी नहीं, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब मूवेबल प्रॉपर्टी का आपका पार्ट बन जाएगा। आपका चॉकलेट हो गई, टॉफ़ीज़ हो गई, जितनी चीज़ें आप देख सकते हो जो अर्थ से मतलब लैंड के अलावा सब चीज़ें आपकी प्रॉपर्टी का पार्ट है। सिर्फ एक लैंड और कोई भी ऐसी चीज़ जो अर्थ से परमानेंटली अटैच्ड है वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनती। इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में बाकी सब कुछ निकल करके आ जाएगा। जब आप टीपीए पढ़ोगे तो इसको याद रखना, सेक्शन 22 इज़ इंपॉर्टेंट व्हेन यू विल रीड टीपीए, वहाँ भी एक डिफाइन कर रखा है मूवेबल प्रॉपर्टी। फिर आता है रॉन्गफुल गेन। Wrongful gain is gained by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled। अब आपके घर पे सपोज एक पिज़्ज़ा वाला आता है और पिज़्ज़ा आपको डिलीवर कर जाता है, आपने ऑर्डर नहीं करा होता है, आप खुश, भाई मुझे पिज़्ज़ा मिल गया, तो ये क्या हुआ? आप रॉन्गफुल गेन हुआ, फ्री का पिज़्ज़ा। या आपने अमेजोन से साबुन मंगाया, आपको आईफोन मिल गया, तो फिर क्या हुआ? रॉन्गफुल गेन हो गया। तो रॉन्गफुल गेन का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड। आप लीगली इंटाइटल नहीं थे बट आपको मिल गया, आपने अनलॉफुल मीन्स अडॉप्ट नहीं कर रहे हो तो दिक्कत नहीं है, आपने अनलॉफुल मीन्स अडॉप्ट करने को इंपॉर्टेंट है। रॉन्गफुल गेन इज गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड। अब किसी की ज़मीन जा करके आप सेब तोड़ करके खाना शुरू कर दो, दैट इज़ रॉन्गफुल गेन। अब गलती से आपको मिल रहा है अमेजोन के थ्रू, तो आपने कोई अनलॉफुल मीन अडॉप्ट नहीं करा। बट आपको पता है कि साबुन के पैकेट में घपला करके जब साबुन ऑर्डर कर रहे हो अमेजोन से, तब आपको आईफोन मिल रहा है इस पर्टिकुलर साबुन को ऑर्डर करने के बाद, तब आप ऑर्डर कर रहे हो, इन दैट केस इट बिकम्स अनलॉफुल गेन। रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस इज द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन यूजिंग इट इज लीगली इंटाइटल्ड। प्रॉपर्टी आपकी है बट किसी और को मिल जा रही है क्योंकि आपने कुछ अनलॉफुल काम कर दिया। आपने मेरा पासवर्ड लेकर के कोई चीज़ कर दी तो अनलॉफुल लॉस, ठीक है। अब साथ समझ लो, गेनिंग wrongfully, using wrongfully। A person is said to gain wrongfully when such person retains wrongfully। अगर आपको कुछ मिल गया और आपने उसको अपने पास रख लिया, तब आप कहोगे कि आपने wrongfully गेन करा है। एज वेल एज when such person acquires wrongfully, या आप wrongfully acquire कर लो, ठीक है। A person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property, as well as when such person is wrongfully deprived of any property। इन दो कंडीशंस पर wrongful लॉस निकल करता है। तो मैं थोड़ी देर के वीडियो को पॉज करता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ 15-20 मिनट के बाद, फिर मैं इस वीडियो को मर्ज कर दूँगा अगली वीडियो के साथ, वहाँ से हम शुरू करेंगे।